अगर आज तुम वहां से नहीं भागती तो क्या तुम उससे शादी कर लेती? विद्युत के इस सवाल में जलन साफ झलक रही थी। वहीं अलारा उसे थोड़ा चौंक कर देखने लगी। बोलो, कर लेती उससे शादी? नहीं, नहीं करती उससे शादी। क्योंकि कहते हुए अलारा थोड़ा रुक सी गई। विद्युत ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और कसी। क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ विद्युत, और तुमसे ही शादी करूंगी। अब नहीं परवाह मुझे इस समाज की और इस दुनिया की। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अलारा ने प्यार से विद्युत की आंखों में देखते हुए सवाल किया। भाई, उसके इस सवाल पर विद्युत का दिल धक से हुआ। उसने अविश्वास से अलारा को देखा, मानो उसने जो अभी सुना कहीं ये गलत तो नहीं। लेकिन वह जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह बस इतना ही बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और साथ में उस शोएब से प्रोटेक्ट भी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बेफिक्र हो जाओ। और मुझसे शादी? तुम बैग पैक करो और चलो। अब मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी। मेरे घर वालों की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसकी बात को नजरअंदाज कर विद्युत ने कहा, और मुझसे शादी? अलारा ने फिर से सवाल किया। कि इस बार विद्युत कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी से अलारा का दिल बुरी तरह तड़प उठा। उसने विद्युत का हाथ पकड़ लिया और पनीली आंखों से उसे देखती हुई बोली, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? विद्युत कुछ नहीं बोला। अलारा का दिल डूब सा गया। विद्युत ने अपना हाथ आहिस्ता से उसके हाथ से निकाला और उठ खड़ा हुआ। चलें? किस हैसियत से मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो? इन सब बातों का समय नहीं है, चलो। नहीं, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। अलारा, जिद ना करो। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर किस हैसियत से मुझे लेकर जा रहे हो अपने घर? सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। अब सुन लिया तो चलो, रात बहुत हो गई है। कहते हुए उसने अलारा का बैग जो वहीं रखा था वह उठाया, और एक हाथ से अलारा का हाथ पकड़कर उसे फ्लैट से नीचे ले आया। अलारा बस उसे ही देख रही थी। उसने उसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी घर की ओर बढ़ा दी। अलारा ने रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ड्राइविंग करते हुए विद्युत ने उसे एक बार देखा और फिर सामने देखता हुआ मन ही मन बोला, रिश्ता मैंने नहीं तुमने तोड़ा था। छोड़कर मैं नहीं बल्कि तुम गई थी। बीते 4 साल मैंने क्या सहा है, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। और अब अचानक आकर तुम प्यार के दावे कर रही हो। कैसे मान लूं कि इस बार तुम सच कह रही हो कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? हाँ, इतनी जल्दी नहीं। अब की बार इतनी जल्दी नहीं। कुछ देर बाद विद्युत ने गाड़ी अपने घर की पार्किंग में रोकी। दोनों बाहर आए। विद्युत अलारा को लेकर गेस्ट रूम में आया और वहां की लाइट्स ऑन करता हुआ बोला, अभी तुम यहाँ आराम करो, बाकी सुबह देखेंगे। अलारा अपना बैग लेकर बेड पर बैठ गई। विद्युत ने खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए और अलारा की तरफ मुड़ गया। उसने अपने हाथों को आपस में गूंथा और काफी धीरे से बोला, तुम अब आराम करो, मैं भी काफी थक गया हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो कॉल कर देना। कहते हुए विद्युत ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे, लेकिन वह कमरे से बाहर निकलता उससे पहले ही अलारा ने उठकर उसकी कलाई पकड़ ली थी। विद्युत अपनी जगह पर ही ठिठक गया। उसने मुड़कर सवालिया नजरों से देखा तो वह रुआंसी होकर बोली, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। बहुत जोर की भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो। हाँ, तुम कपड़े चेंज करो, तब तक मैं कुछ देखता हूँ। विद्युत ने अपना हाथ छुड़वाया और बाहर चला गया। अलारा ने अपने चेहरे को साफ किया और अपने बैग से एक सिंपल सा लाइट ब्लू कलर का सूट निकाल लिया। विद्युत खाना लेकर वापस कमरे में आया तो अलारा कपड़े चेंज कर चुकी थी। विद्युत ने उसे खाने की प्लेट पकड़ाई और वहीं उसके पास बैठ गया। अलारा को वाकई इतनी तेज भूख लगी थी कि वह तो खाने पर टूटी पड़ी थी। जल्दी जल्दी खाने की वजह से ठसका भी लग गया था। विद्युत ने फौरन पानी का गिलास उठाकर उसके होठों पर लगाया। अलारा ने थोड़ा सा पानी पिया। आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन थोड़ी रहा है, विद्युत ने कहा। तो अलारा ने खाने की स्पीड को थोड़ा कम किया। 10 मिनट बाद ही उसका खाना हो गया था। विद्युत उठकर जाने लगा तो अलारा धीमे से बोल उठी, अकेले सोने में मुझे डर लगेगा। आदत हो जाएगी अकेले सोने की।
विद्युत ने बेरुखी से कहा। नाराज हो मुझसे? अलारा ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर बिठा लिया। विद्युत ने अपनी नजरें फेर लीं। तुम मेरी लगती ही कौन हो जो मैं तुम पर नाराज होने का हक जताऊं? विद्युत की यह बात सुनकर अलारा का मन थोड़ा दुखी सा हो गया। उसे लगा कि शायद उसे अभी विद्युत को थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि समय के साथ साथ विद्युत की नाराजगी भी दूर हो जाए और उनके बीच भी ठीक हो जाए। और कहते हैं ना कि समय के साथ साथ अच्छे से अच्छा घाव भर जाता है। वह बस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ठीक कहा तुमने। खैर, रात वाकई बहुत हो गई है। गुड नाइट। विद्युत बिना कुछ कहे उठा और कमरे से बाहर चला गया। अलारा ने भी उठकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वापस बेड पर आकर लेट गई। पूरे दिन की थकी हारी थी, लेकिन अभी भी आंखों में नींद का एक कतरा तक न था। रह रहकर उसे आज के पूरे दिन का वाकया याद आ रहा था। उधर बेंगलुरु में सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, इसलिए ना दूरबा ऑफिस गई थी और ना अभिस स्कूल। अभी भी दोनों माँ बेटे बेड पर लेटे हुए थे। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे बारिश को होता हुआ दोनों ही देख रहे थे, मगर एकदम शांति थी। दूरबा की बाहें अभिस के ऊपर थीं और अभिस भी अपनी पीठ को दूरबा के सीने से लगाए लेटा हुआ खामोशी से बारिश को देख रहा था। उसे बारिश बहुत पसंद थी और बारिश को देखकर उसका सबसे पहला सवाल यही होता था दूरबा से कि मम्मा, बारिश कैसे होती है? जब भगवान खुश होते हैं तो बारिश होती है, दूरबा भी मुस्कुराकर कह देती थी। और आज भी उसने ऐसा ही कहा था। बारिश के बाद पापा आएंगे क्या? अब इसके इस सवाल पर दूरबा खामोश हो गई। बोलो ना मम्मा, क्या पापा आएंगे? आपने एक बार कहा था कि पापा एनिमीज से फाइट करने गए हैं, तो क्या वह फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई? कब होगी वह फाइट खत्म? बहुत जल्दी। दूरबा ने हौले से अभी के माथे को चूम लिया। अब इस बस मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो बताओ कि क्या खाना है? अभी मम्मा बनाएंगी अपने अभी के लिए। मम्मा, पास्ता? नहीं नहीं, पिज्जा और आइसक्रीम भी। अच्छा, चलो फिर दोनों मिलकर बनाते हैं। कहते हुए दूरबा ने अभी को भी अपनी गोद में उठा लिया और किचन में चली गई। उधर गुरुग्राम में अलारा डाइनिंग टेबल पर बैठी खामोशी से नाश्ता कर रही थी। बाकी सब भी अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। तुत ने सुबह ही सबको अलारा के बारे में बताया था और साथ ये भी कि वह अब उनके साथ ही यहीं रहेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय भावना जी के। लेकिन जब अद्वैत ने खुद ही उसे यहाँ रुकने के लिए परमिशन दे दी, तो फिर वह भी कुछ नहीं बोल पाई। नाश्ते के बाद अद्वैत ऑफिस के लिए निकल गया, तो बाहर तक अलारा भी उसके साथ ही आ गई, क्योंकि उसे बात जो करनी थी। अद्वैत भी काफी अच्छे से यह बात समझ गया था। सर, दरअसल मुझे बात करनी है आपसे। हाँ कहो। क्या आप मुझे वापस जॉब पर रख सकते हैं? जॉब से रिजाइन देने के पीछे मेरी प्रॉब्लम थी। अभी प्रॉब्लम तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं दोबारा जॉब करना चाहती हूँ। अलारा ने अपनी बात रखी। अद्वैत ने कुछ देर सोचा और काफी सहजता से बोला, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैं अलग ही रखना पसंद करता हूँ। इस वक्त मैं मेरी कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ। पहले तुमने खुद रिजाइन किया, अब तुम वापस चाहती हो जॉब करना। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो तुम जॉब छोड़कर चली जाओगी, लेकिन जो लॉस होगा वह तो मुझे देखना पड़ेगा ना। सॉरी टू से दिस, बट मैं तुम्हें वापस जॉब नहीं दे सकता मेरी कंपनी में। हाँ, एक काम हो सकता है। चाचा जी की कंपनी में तुम अप्लाई कर सकती हो। मैं बात कर लूँगा उनसे। आई अंडरस्टैंड सर। बाय द वे, थैंक यू। अलारा फीका सा मुस्कुराकर बोली। अद्वैत अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अलारा जैसे ही मुड़ी, सामने विद्युत को खड़ा देख एक पल को चौंक उठी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। विद्युत ने उसे घूरा तो वह हल्का सा मुस्कुरा दी। विद्युत वहां से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया, तो अलारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अलारा के नरम से स्पर्श से विद्युत को महसूस हुआ कि उसके पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई है। नाराज है? कोई हक नहीं। हक है। अलारा उसके सामने खड़ी होती हुई बोली। ऑफिस जाना है, आगे से हटो। क्या मेरे लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं है अब? नहीं है, विद्युत ने काफी सख्ती से कहा। तो अलारा का दिल दुख सा गया। उसने विद्युत का हाथ छोड़ा
और उसके आगे से हट गई। तो फिर मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। अलारा खामोशी से अंदर चली गई। विद्युत कुछ देर वहीं खड़ा होकर कुछ सोचता रहा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उधर शोएब गुस्से में बौखलाया हुआ था। सुबह ही उसे होश आया था और होश में आते ही वह अलारा को पागलों की तरह यहाँ वहां ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अलारा कहीं नहीं मिली। इस वक्त भी वह अपने आदमियों पर भड़का हुआ था। निखत एक तरफ खामोशी से खड़ी ये सारा दृश्य देख रही थी, जबकि अंदर से वह खुद डरी हुई थी इस बात से कि कहीं शोएब को एक ना पता चल जाए कि अलारा को यहाँ से भगाने में उसने उसका साथ दिया था। कुछ देर बाद शोएब के सभी आदमी वहां से जा चुके थे। शोएब ने धीरे से अपने माथे को अपनी उंगलियों से रगड़ा। निखत, जो कि वहीं खड़ी थी, वह धीरे से उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, शोएब साहब, आप प्लीज परेशान मत होइए। वो लड़की यहाँ से कैसे भाग गई, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी? शोएब खुद से ही सवाल करता हुआ बोला। शोएब साहब, आप उसके लिए खुद क्यों परेशान हो रहे हैं? जाने दीजिए ना, अगर चली गई तो। निखत ने थोड़ा नाराजगी से कहा। नहीं जाने दे सकता, उसे वापस लेकर आऊंगा। बेशक पाताल जाना पड़े, उसे ढूंढकर वापस लेकर आऊंगा और उससे शादी करूंगा। शोएब बहसत में बोला। तो निखत खामोश हो गई। शोएब ने कुछ देर सोचा और फिर निखत की तरफ सकबरी नजरों से देखता हुआ बोला, जब अलारा ने मुझ पर अटैक किया और वह यहाँ से भागी, उस समय आप कहाँ थी? शोएब के सवाल पर निखत खौफ से अंदर तक कांप उठी थी। अब उसे समझ नहीं आया कि शोएब के सवाल का क्या जवाब दे। बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि जुबान तो मानो तालू से चिपक गई थी। निखत की खामोशी शोएब के शक को और पक्का कर रही थी, जिससे निखत के पसीने छूटने लगे। भाई, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। विद्युत अद्वैत के सामने एक फाइल रखता हुआ बोला। तो अद्वैत ने अपना पेन उठाकर उस पर साइन कर दिए। भाई, आज थोड़ा जल्दी जाना है, कुछ काम है। हाँ, क्या काम है? वो दूरबा के अंकल और आंटी दोनों अपने बेटे के पास पेरिस गए हैं, तो अभी उन्हें वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके अंकल कह रहे थे कि दूरबा की मम्मी जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए कुछ कपड़े और बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उनके घर पर हैं, तो वह चीज़ें वहाँ से लेकर हॉस्पिटल देकर आनी है। बस आज वहीं जाना था, विद्युत ने कहा। तो अद्वैत की बहुएं तंसी गईं। क्या हुआ भाई? दूरबा की मम्मी? हाँ, दूरबा की मम्मी मेंटल हॉस्पिटल में है। लेकिन क्या हुआ? विद्युत को अद्वैत का रिएक्शन समझ नहीं आया। अद्वैत हल्का मुस्कुराया और विद्युत की ओर देखकर बोला, अब हम दूरबा को नहीं, बल्कि दूरबा खुद हम सबके पास आएगी। मतलब? विद्युत नहीं समझा कि आखिर अद्वैत के कहने का क्या मतलब था। लेकिन अद्वैत के दिमाग में बत्ती जल चुकी थी और वहीं बैठे हुए ही उसने सारा प्लान अपने दिमाग में बना लिया था। उधर शोएब के सवाल पर निखत खौफ से अंदर तक कांप उठी थी। अब उसे समझ में नहीं आया कि शोएब के सवाल का क्या जवाब दे। बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि जुबान तो मानो तालू से चिपक गई थी। निखत की खामोशी शोएब के शक को और पक्का कर रही थी, जिससे निखत के पसीने छूटने लगे थे। निखत, मैंने आपसे कुछ पूछा है? जब अलारा ने मुझ पर हमला किया और मैं यहाँ से भागी, उस वक्त आप कहाँ थे? शोएब ने इस बार काफी सख्ती से पूछा। वो वो हम आपके माथे पर इतना पसीना क्यों? शोएब शक भरी नजरों से उसे देखते हुए खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को अपने रुमाल से पोंछता हुआ अपनी खतरनाक आवाज में बोला, गर्मी की वजह से शायद। एसी चालू है, फिर भी आपको गर्मी लग रही है? नहीं, वो आप मेरी बात आपकी बात सुन रहा हूँ। मैंने सवाल किया है कि आप कहाँ थी उस वक्त जब अलारा मुझ पर हमला कर भागी थी। मैं अर्श के पास थी, उसे सुला रही थी। तो आपको मेरे बेहोश होने का कब पता चला? अर्श को सुलाकर जैसे ही मैं आप लोगों को देखने ऊपर आई, तो देखा कि आप दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े हैं। हाँ, शोएब को एक पल के लिए उस पर शक जरूर हुआ था, लेकिन निखत की बातें सुनकर उसने भी मान लिया कि शायद यही बात सही होगी, क्योंकि खुद के बाद अगर वह किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था तो वह निखत ही थी। निखत अभी भी डरते हुए
उसकी तरफ देख रही थी। शोएब हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से निकट का गाल थपथपा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आप पर्स पर फोकस करें, बाकी मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। कहते हुए शोएब ने मुड़कर वही टेबल से फोन उठाया और वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। शोएब के जाने के बाद निखत ने चैन की सांस ली। शुक्र है अल्लाह का कि उन्हें कुछ नहीं पता चला, और हो सके तो कभी पता लगने भी नहीं देगा कि अलारा को भगाने के पीछे मेरा हाथ था। निखत ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। अगले दिन अभी के स्कूल जाने के बाद दुर्गा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रही थी। कमरे में लगे टीवी पर कोई न्यूज चैनल लगा हुआ था, जिस पर न्यूज एंकर लगातार ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट दे रहे थे। दूरबा ने अपने बालों को सही से बांधकर अपने दुपट्टे को जैसे ही कंधे पर डाला, तभी उसके कानों में एंकर द्वारा बोला गया नाम पड़ा, जिसे सुनकर उसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए थे। उसने धीरे से टीवी की ओर देखा तो दिल धक से हुआ था। सूत्रों से पता चला है कि मशहूर बिजनेसमैन वैभव मलिक, जो एक एक्सीडेंट के दौरान सालों पहले इस दुनिया से अलविदा कह गए थे, और इसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी पत्नी रोशनी मलिक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिन्हें काफी सालों से एक मेंटल आइसलम में रखा गया था। आज सुबह ही बड़े दिमागी दौरे की वजह से वह भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई हैं। दूरबा सन्न सी खड़ी एकटक टीवी को देख रही थी, जिस पर रोशनी मलिक यानी कि उसकी मम्मी की एक फाइल फोटो भी दिखाई जा रही थी। एकाएक उसकी आंखों से आंसू बाहर छलक पड़े। वह धम से बेड पर बैठ गई। नो मम्मा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नो, बेआवाज ही उसके होंठ फड़फड़ाए थे। सॉरी दूरबा, लेकिन मेरे पास यही रास्ता था तुम्हें वापस अपने पास बुलाने का। अद्वैत अपने सामने सही सलामत बैठी रोशनी मलिक को देखते हुए मन ही मन बोला। भाई, ये सब क्या है? ये फेक न्यूज़, आंटी को मेंटल असाइलम से यहाँ घर ले आना, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? उसके पास खड़ा विद्युत धीरे से बोला। तो अद्वैत धीरे से मुस्कुरा दिया। दूरबा को वापस लाने का आइडिया है ये। आई एम डेम श्योर कि वह दुनिया के जिस भी कोने में होगी, वह जल्दी हमारे पास आएगी। कहते हुए अद्वैत ने अपना सारा प्लान उसे समझाया, जिसके बाद विद्युत बस इतना ही बोला। ओह गॉड भाई, आप इतना सब सोच गए। मैं तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आपने प्लान बनाया है दूरबा को वापस यहाँ लेकर आने का, वह सक्सेसफुल हो जाए और आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी मेरे लिए। हाँ, अद्वैत बस इतना ही बोला और वहां से चला गया। अद्वैत एक सुनसान सी जगह पर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। वह एकटक सामने देख रहा था, जहाँ शायद एक कब्रिस्तान जैसा कुछ था। वह गहरी सांस लेकर वह पीछे की तरफ मुड़ा और वहां रखा एक बैग उठा लिया, जिसमें काफी चीजें थीं जो उसने रास्ते से ली थी। दिल को थोड़ा मजबूत कर वह गाड़ी से बाहर आया और अपने कदम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा दिए। सलाम साहब। अद्वैत को कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा देखकर वह आदमी बोला, जो वहां की देखभाल करता था। सलाम, क्या नाम है तुम्हारा? साहब, जोहेब। अच्छा नाम है। धन्यवाद साहब। अच्छा जोहेब, पानी की बोतल मिलेगी? अद्वैत ने धीरे से उसकी ओर देखा। जी बिल्कुल साहब, कहते हुए अद्वैत ने वहीं रखी पानी से भरी बोतल उठाई और अद्वैत की ओर बढ़ा दी। थैंक यू। अद्वैत ने उसके हाथ से पानी की बोतल ली और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। भाई जोएब भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कब्रिस्तान के सबसे आखिर में अद्वैत रुका। वहां एक कब्र थी जो पक्की बनी थी, मगर साइज में वह थोड़ा छोटी ही दिख रही थी। अद्वैत की आंखें भर आईं। उसने अपने हाथ में पकड़े बैग को वहीं रखा और कब्र के सिराने के पास आकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपने कांपते हाथों से उस कब्र को छुआ तो दिल मानो फटने को हुआ था। आंसू जो अब तक आंखों में थे, वह बाहर छलक पड़े थे। जोएब शांति से खड़ा बस अद्वैत को देख रहा था। अद्वैत ने रोते हुए ही वहां की सफाई की। उसके बाद कब्र के ऊपर पानी छिड़क दिया, फिर वापस वहीं कब्र के सिराने बैठकर अपने आंसू बहाने लगा। साहब, कुछ देर बाद जब अद्वैत शांत हुआ तो जोहेब ने उसकी ओर देखा। हाँ, मैंने आपको देखा है कई बार, आज पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ, अगर आप जवाब दें तो।
आप इस खाली कब्र पर आकर क्यों आंसू बहाते हैं? जोएब ने उसके पास ही बैठते हुए पूछा। खाली कहाँ है ये? मेरे बच्चे की कब्र है ये। वो बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। वो बच्चा जो क्या था? शायद मुझे तो ये भी जानने का मौका न मिला। अद्वैत उस कब्र पर हाथ फेरता हुआ भावुक होकर बोला। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को साहब। शुक्रिया, पर मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, अद्वैत ने कहा। तो जोहेब वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अद्वैत ने अपने पास रखे उस बैग को उठाया जो वह अपने साथ लेकर आया था। उसने उसमें हाथ डाला। कुछ खिलौने थे, कुछ कपड़े, तो कुछ चॉकलेट्स। उसने उन सभी चीजों को कवर के ऊपर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू फिर छलक पड़े थे। हाँ, पता है, इस बार थोड़ा देरी से मिलने आया। तुम नाराज भी बहुत होगे या फिर होगी। पर बेटा, पापा को ना इस बार काफी काम था, इसलिए पापा आ नहीं पाए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। देखो, खिलौने हैं, कपड़े भी हैं, और ये देखो, चॉकलेट भी हैं। और उसी के साथ आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है। पापा काफी समय से तुम्हारी मम्मा को ढूंढ रहे थे ना, लेकिन वह मिल नहीं रही थी। पर अब पापा ने एक जबरदस्त आइडिया निकाला है। देखना, मम्मा जल्दी तुम्हारे पापा के पास आएंगी। फिर पापा सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर मम्मा को अपने पास रखेंगे। कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। तुम तो जानते ही हो कि पापा कितना प्यार करते हैं मम्मा से। अद्वैत भावुक होता हुआ बोला। फिर अपनी जगह से उठते हुए, ठीक है, इस बार जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा काम है। पर अब जब अगली बार आऊँगा तो तुम्हारी मम्मा के साथ ही आऊँगा। अद्वैत ने खुद से आंसुओं को साफ किया और वहां से बाहर की तरफ निकल आया। जो है वहीं गेट के पास खड़ा, शायद उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। अद्वैत ने खाली पानी की बोतल उसे पकड़ाई। फिर अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल जोहेब की ओर बढ़ा दिए, जिसे देखकर जोहेब हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपनी गर्दन नामे हिला दी। माफ कीजिएगा साहब, पर मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। शुक्रिया साहब, पर मैं हलाल की कमाई में विश्वास रखता हूँ। हाँ, मालूम है कि आप जो मुझे पैसे दे रहे हैं वह आपके लिए हलाल के हैं, पर मेरे लिए नहीं। ये मेरा काम है जिसके लिए मुझे कमेटी की ओर से तनख्वाह मिलती है, जोहेब ने काफी सहजता से कहा। तो अद्वैत ने मुस्कुराकर अपने पैसे वापस अपनी जेब में डाल लिए। काफी ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। अद्वैत ने धीरे से उसके कंधे को थपथपा दिया। शुक्रिया साहब, जोहिब बस मुस्कुरा दिया। अद्वैत बिना कुछ कहे वहां से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी ने दूरबा से पूछा, जो उसकी स्कूल ड्रेस चेंज करके उसे नए कपड़े पहना रही थी। रोशनी मलिक, यानी अपनी माँ के निधन की खबर सुनकर दूरबा ने फैसला कर लिया था कि वह आज ही वापस गुरुग्राम जाएगी। इसलिए खुद को संभालते वह सबसे पहले अभी के स्कूल गई उसे लेने। उसकी फ्लाइट दोपहर की थी। फ्लाइट की टिकट उसने पहले ही बुक करवा ली थी। हम नानू के पास जा रहे हैं, दूरबा ने उदास सी आवाज में कहा। नानू के पास? क्या वहाँ पापा भी होंगे? अभी ने आंखों में चमक लाते हुए पूछा। दूरबा ने धीरे से गर्दन हाँ में हिला दी। अभी ने खुश होकर अपनी ताली बजाई। उसे तैयार कर दूरबा ने अपने और अभी के कुछ कपड़े एक बैग में रखे और फिर अभी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। दिल्ली आने के बाद दूरबा अभी के साथ सीधा उस मेंटल आइलम गई थी जहाँ सालों से रोशनी मलिक को रखा गया था। पर वहां जाकर उसे पता चला कि उन्हें उनके परिवार वाले पहले ही ले जा चुके हैं। ये सुनकर ही फिर दूरबा ने अपना थोड़ा सा भी समय नहीं गंवाया और एक कैब बुक कर गुरुग्राम में आ गई। कैब वाले को पे करके उसने अभी को अपनी गोद में उठाया और एक हाथ में अपना बैग पकड़े घर की तरफ बढ़ गई। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि यहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, बल्कि एकदम गुप्त शांति थी। और ना कोई आदमी ही उसे घर के बाहर दिखा था, मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जैसे जैसे वह अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज गति से धड़क रही थी। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने अभी को नीचे उतारा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर डोरबेल बजाई। वहीं अंदर सोफे पर बैठा विद्युत, जिसे अद्वैत रोशनी मलिक
यानी दूरबा की मम्मी की देखभाल के लिए वहीं छोड़ा गया था। डोरबेल की आवाज़ सुन उसने अपने लैपटॉप को साइड रखा और खुद डोर की तरफ बढ़ गया। अब जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने दूरबा को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हुई, साथ चेहरे पर खुशी भी थी। उधर दूरबा ने जब दरवाजे पर विद्युत को देखा तो उसका भी रिएक्शन विद्युत से कम नहीं था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वह थोड़ा कंफ्यूज थी कि विद्युत यहाँ क्या कर रहा है। दूरबा तुम आ गई। विद्युत ने खुशी से आगे बढ़कर दूरबा को गले लगा लिया। दूरबा कुछ नहीं बोली। भाई अभी कभी दूरबा को देख रहा था तो कभी विद्युत को। विद्युत दूरबा से दूर हुआ। कहाँ चली गई थी तुम? पता है हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें जब तुम छोड़कर गई। पता भी है अद्वैत भाई की क्या हालत हो गई थी, पागल हो गए थे एकदम। दूरबा का हाथ पकड़कर। खैर कोई बात नहीं, अब जब तुम आ ही गई हो तो अब हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। छोड़ो विद्युत। दूरबा ने अपना हाथ झटक दिया और अभी की तरफ देखा, जो चुपचाप उन्हें ही देख रहा था। विद्युत ने दूरबा की नजरों का पीछा किया, तब जाकर उसका ध्यान अभी पर गया था, जिसे देखकर वह काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था। वह दूरबा से अभी के बारे में पूछता, उससे पहले ही अभी दूरबा के पैरों से लिपट गया था। मम्मा। हाँ बेटा, ये अंकल कौन है? अभी ने दूरबा की ओर देखकर पूछा, तो दूरबा ने अभी को गोद में उठा लिया और विद्युत की ओर देखकर अभी से बोली, बेटा ये अंकल मम्मा के फ्रेंड हैं। अच्छा, जैसे मेरे फ्रेंड हैं, सौर्य और कोमल। हाँ बिल्कुल वैसे ही, दूरबा ने मुस्कुराकर कहा और अभी को लेकर अंदर आ गई, जबकि विद्युत ने उसका बैग पकड़ लिया था। दोनों अंदर आ गए। दूरबा ने अभी को सोफे पर बिठाया और प्यार से अभी के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटा तुम यहाँ चुपचाप एकदम अच्छे बच्चों की तरह बैठो। ओके मम्मा, कहते हुए अभी ने अपनी उंगली होठों पर रख ली। दूरबा विद्युत की ओर मुड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये बच्चा कौन है और ये तुम्हें मम्मा क्यों कह रहा है? विद्युत ने उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए खुद ही उससे सवाल पूछ डाला। ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मम्मा कहाँ है? दूरबा की आंखें नम हुई थी। विद्युत ने बिना कुछ कहे ऊपर कमरे की तरफ इशारा किया, जिसे समझकर दूरबा ने अपने कदम उस दिशा में बढ़ा दिए थे। विद्युत ने जल्दी से अद्वैत को कॉल किया, क्योंकि वह जल्द से जल्द दूरबा के आने की खबर अद्वैत को दे देना चाहता था। और उनके बीच बात भी यही हुई थी कि जैसे ही दूरबा घर आए तो वह सबसे पहले उसे यानी कि अद्वैत को इन्फॉर्म करे। कॉल रिसीव करके जब विद्युत ने अद्वैत को दूरबा के आने के बारे में बताया तो अद्वैत ने, बस अभी आ रहा हूँ प्लीज, तुम उसे कहीं जाने मत देना, कहकर कॉल काट दी थी। होप कि दूरबा को जब तक हमारे प्लान के बारे में पता चले अद्वैत भाई यहाँ आ जाएं, ताकि उसे सब समझा सकें और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकें, क्योंकि मैं अकेले दूरबा को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। विद्युत मन ही मन बोला। उधर दूरबा जैसे ही कमरे में आई, रोशनी मलिक आराम से बेड पर बैठी हुई सामने की दीवार को देख रही थी। भाई उन्हें सही सलामत देखकर दूरबा को अब भारी हैरानी हुई थी और साथ वो कंफ्यूजन में भी थी कि अगर उन्हें कुछ हुआ ही नहीं तो फिर वह न्यूज़, उस टीवी न्यूज़ का क्या मतलब था, जिसे सच मानकर वह बेंगलुरु से गुरुग्राम आ गई थी। रोशनी मलिक की नज़र जब दूरबा पर गई तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। परी, परी तुम आ गई। मम्मा। दूरबा भावुक होकर उनके पास आई और उनके गले लग गई। परी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दूरबा को रोता देख रोशनी मलिक बोली, कुछ नहीं, बस आंखों में कुछ चला गया। कुछ देर बाद दूरबा उनसे अलग होते हुए अपने आंसू साफ कर बोली, अच्छा फिर तुम उस दिन के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पता है मैं कितना याद करती थी तुम्हें। परी वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वह मुझे कड़वी दवाइयाँ खिलाते हैं और मुझे इंजेक्शन भी लगाते हैं। अपने आसपास देखते हुए, ये घर बहुत अच्छा है परी, मैं अब यहाँ रहूंगी, तुम भी मेरे साथ रहोगी ना? रोशनी मलिक ने खुश होते हुए कहा, तो दूरबा ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। जी, मैं भी आपके साथ यहाँ रहूंगी। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लाती हूँ। दूरबा ने कहा, क्या तुम मेरे लिए राजमा चावल बनाओगी?
हाँ, मैं आपके लिए राजमा चावल बनाऊंगी। बल्कि मैं अभी आपके लिए बनाकर लेकर आती हूँ। दूरबा ने मुस्कुराकर कहा और वहां से बाहर आ गई। विद्युत बाहर ही खड़ा था। दूरबा के भाव गंभीर हो गए। ये सब क्या है? दूरबा, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तो समझाओ ना। समझाओ मुझे कि ये सब क्या हो रहा है। जब मम्मा को कुछ हुआ ही नहीं तो फिर वो न्यूज़, क्या मतलब था उसका? दूरबा चिल्लाकर बोली। विद्युत ने बेचारगी से दूरबा की तरफ देखा और फिर अपना सर झुकाकर उसे सब बता दिया, जिसे सुनकर दूरबा अवाक रह गई। विद्युत बस सर झुकाए खड़ा था। ओ माय गॉड! यानी ये सब झूठ था? तो न्यूज़ झूठी थी? तुम लोगों ने मुझे यहाँ वापस बुलाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा, वो भी मेरी मम्मा के नाम पर? दूरबा हैरान सी विद्युत को देखकर बोली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।